नमस्कार, खबरों की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र शर्मा। खबरों की पाठशाला में आज बात करेंगे यूपी में हो रही धन वर्षा की, साथ ही बात करेंगे महाकुंभ को लेकर वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विवादित बयान दिया है, जिसके बाद से बीजेपी और साधु संत उन पर हमलावर हैं। वहीं महाकुंभ में स्नान को लेकर सीपीसीबी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। सीपीसीबी ने बताया कि त्रिवेणी संगम का पानी स्नान योग्य नहीं है। लेकिन सबसे पहले एक नज़र अभी तक की सुर्खियों पर डाल लेते हैं। दिल्ली में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हैं, लेकिन सीएम चेहरे पर सस्पेंस बरकरार है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें सीएम चेहरे पर मुहर लग गई है। शाम 7 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक में चुना जाएगा नेता। कल दोपहर 12 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। भाजपा ने रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे के बाद भारत में 3 से 5 मिलियन डॉलर का निवेश कर सकती है टेस्ला। भारत में हायरिंग भी शुरू हो चुकी है। अप्रैल में दौरे पर आएंगे कंपनी के अधिकारी। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में इलन मस्क से मुलाकात की थी, जिसके बाद से यह अंदेशा लगाया जा रहा था कि भारत में टेस्ला की एंट्री हो सकती है। दिल्ली में मिली हार के बाद कांग्रेस में मंथन जारी है। मुख्यालय पहुंचे राहुल गांधी पार्टी के सभी महासचिवों और राज्य प्रभारियों संग बैठक कर रहे हैं। ज्ञानेश कुमार ने संभाला सीईसी का कार्यभार। चुनाव समिति की बैठक ने ज्ञानेश कुमार के नाम पर मुहर लगाई है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का आगाज आज से हो गया है। कराची में पाक और न्यूजीलैंड के बीच पहला मुकाबला आज खेला जा रहा है। 23 फरवरी को भारत पाकिस्तान के मुकाबले पर सबकी नज़र बनी हुई है। फिलहाल अब आते हैं आज की खबरों पर। महाकुंभ को लेकर के उत्तर प्रदेश में घमासान जारी है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, यूपी में महाकुंभ को लेकर के जो तैयारियां की गई थी, सरकार की तरफ से जो दावे किए गए थे, कहीं न कहीं वो दावे सच साबित होते हुए दिख रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में महाकुंभ की वजह से धन वर्षा हो रही है। महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश का खजाना भरना शुरू कर दिया है। बता दें कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो बजट पेश किया गया था महाकुंभ को लेकर के, लगभग 7,000 करोड़ का बजट था, जिस तरह से पूरी तैयारी की गई थी। लेकिन ये अंदेशा भी लगाया जा रहा था कि इस महाकुंभ के आयोजन के बाद से एक बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश सरकार को फायदा होगा, काफ़ी सहूलियत भी मिलेगी। और कहीं न कहीं अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें उत्तर प्रदेश सरकार को भारी भरकम फायदा होता दिख रहा है और बम्पर कमाई होती हुई दिख रही है। ये पहला मौका नहीं है जब आस्था के नाम पर उत्तर प्रदेश में धन वर्षा हो रहा है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अब तक श्रद्धालुओं की तरफ से भी भारी तादाद में दान दक्षिणा दी गई है। राम मंदिर का खजाना भी भरा और कहीं न कहीं इसके साथ ही उत्तर प्रदेश का खजाना भी बढ़ा है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की जीडीपी में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देश के युवा उद्यमी मित्रों के साथ आज के इस संवाद कार्यक्रम में, जिनके नेतृत्व में आप सब यहां पर आए हैं, ऐसे युवा उद्यमी से अभिनंदन लोढ़ा जी और उनकी पूरी टीम का मैं उत्तर प्रदेश आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं। यह क्षण हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण है जब महाकुंभ के इस आयोजन में जो अब तक दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन चुका है। अब तक 53 करोड़ श्रद्धालु जन मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा चुके हैं। और अगले 9 दिनों तक यह उत्सव इसी रूप में चलने वाला है। कल्पना करिए, ये भारत की पोटेंशियल है और यही भारत
कि आस्था को अगर सम्मान दिया गया होता तो भारत किन ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। और उस महाआयोजन के अवसर पर आप सभी को उत्तर प्रदेश आने का अवसर प्राप्त हुआ। यहां से आपको कुछ स्थलों को उत्तर प्रदेश के अंदर देखने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। इसमें अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, वहां पर भी काफी इस समय प्रेशर है। वहां से प्रयागराज और उसके बाद काशी, तीनों ऐसे स्थल हैं जहां पर वर्तमान में बहुत देश और दुनिया से आए हुए श्रद्धालुजन बड़ी श्रद्धा भाव के साथ आकर के आस्था को वहां पर व्यक्त कर रहे हैं। यह एक अवसर है हम सब जब हम लोग इस आयोजन के साक्षी बनने जा रहे हैं और इस आयोजन के माध्यम से हम लोग भारत की आस्था को दुनिया के सामने भी दिखा करके अपनी ताकत का एहसास भी करा रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि कोई निवेश आज के दिन पे ऐसा है क्या जहां पे आप जो मूल पूंजी लगाएंगे वो मूल पूंजी के साथ साथ उतना अतिरिक्त प्रॉफिट कमा करके वह आपको यानी वो प्रोजेक्ट मात्र 21 दिन में उतना पैसा कमा ले। लेकिन ये स्पिरिचुअल टूरिज्म में संभव है और ये प्रयागराज में एक जगह में हुआ है। ऐसे ही लाखों लोगों को कार्य मिला है, उनकी आमदनी बढ़ी है और यह आमदनी अल्टीमेटली यूपी की आमदनी के साथ बढ़ने जा रही है। मेरा अनुमान है कि यह संख्या 60 करोड़ तक पहुंचती है तो मान के चलिए कि यूपी की जो इकोनॉमी होगी वह लगभग 3.25 से लेकर 3.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त यूपी की जीडीपी में बढ़ोतरी होने वाली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे। इनके द्वारा बताया गया कि किस तरह से महाकुंभ से उत्तर प्रदेश वासियों को भी फायदा हो रहा है, साथ ही सरकार को भी फायदा हो रहा है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की जीडीपी में लगभग 3 से 3.5 लाख करोड़ तक की वृद्धि देखने को आने वाले समय में मिलेगी। बता दें कि महाकुंभ में सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो यहाँ पर काम किए गए थे और सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार को ही लाभ नहीं हो रहा है। अगर देखा जाए महाकुंभ क्षेत्र को तो वहाँ पर तमाम लोग पहुँच रहे हैं और टेंट लगा हुआ है और जो वहाँ लोग पहुँच रहे हैं कई तरह के इन्वेस्टमेंट भी किए गए हैं और आम लोगों ने भी अपनी रेवड़ी पट्टी भी लगाई हुई है, जिसकी वजह से उन लोगों की भी आमदनी बढ़ रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा जब वहाँ पे श्रद्धालु पहुँच रहे हैं तो श्रद्धालुओं के जाने की वजह से उन लोगों की भी कमाई हो रही और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की आम जनता की भी इस महाकुंभ से मदद मिल रही है। उनके भी घर महाकुंभ की वजह से चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी ये बड़ा दावा किया गया है कि सिर्फ सरकार को ही नहीं उत्तर प्रदेश की जनता को भी महाकुंभ से एक बड़ा फायदा हो रहा है। और बता दें कि सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार को ही नहीं, केंद्र सरकार को भी। अगर आप देखें तो एयरपोर्ट के भारी भीड़ लगी हुई, एयरपोर्ट से भी, हवाई जहाज़ से भी भारी तादाद में यात्री महाकुंभ प्रयागराज पहुंच गए हैं। देखा जाए हवाई यात्रा का जो टिकट है वो काफ़ी बढ़ा दिया गया है। एयरपोर्ट पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। ट्रेन से जा रहे हैं यात्री, बस से जा रहे हैं यात्री। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एक जगह ही नहीं, जो एक पूरा रोड मैप तैयार किया गया है महाकुंभ को लेकर के, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों को महाकुंभ से लाभ होते हुए दिख रहा है। वहीं अगर कुछ आंकड़ों की बात की जाए तो किस तरह से उत्तर प्रदेश में धन वर्षा हो रहा है, महाकुंभ किस तरह से उत्तर प्रदेश का खजाना भर रहा है, साथ ही किस तरह से महाकुंभ उत्तर प्रदेश के लिए मौजूदा समय में धन कुबेर बन गया है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और इसमें ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो डेटा पेश किया गया है उसमें जो कमाई हुई है, यूपी की अर्थव्यवस्था में 3 लाख करोड़ का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है, जैसा कि आपने सीएम योगी की बाइट में भी सुना है।
साथ ही 15,000 करोड़ के खर्च से 3 लाख करोड़ का लाभ हुआ है। सीएम योगी की तरफ से ये भी बड़ा बयान सामने आया था। महाकुंभ के नाम पर दिए गए बजट से सिर्फ महाकुंभ में नहीं, प्रयागराज में सुंदरीकरण भी किया गया है। ये बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह से आप अगर प्रयागराज जा रहे होंगे तो सुंदरीकरण भी आपको देखने को मिला होगा। लखनऊ में एरो सिटी के साथ AI सिटी के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। महाकुंभ में खर्च हुए टोटल 75 करोड़ रुपए। ये उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के जो बजट पेश किया गया था, दोनों सरकार की तरफ से इतना खर्चा किया गया है, जिसके बाद से ये अभी तक जो जितना इन्वेस्ट किया गया है सरकार की तरफ से, उसके बाद ये आंकड़ा सामने आया है और सरकार की तरफ से बताया गया है कि लगभग 3 से 3.5 करोड़ लाख का फायदा होता हुआ महाकुंभ में उत्तर प्रदेश सरकार को दिख रहा है। वहीं बात करें महाकुंभ में आगे की चीज़ों को लेकर के, लेकिन अगर आंकड़ों की बात की जाए तो अभी तक 56 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगा दी है। लेकिन सिर्फ महाकुंभ ही नहीं, राम मंदिर से भी उत्तर प्रदेश सरकार का खजाना भरा है। 22 जनवरी 2024 का वो दिन जब भगवान रामलला टेंट से हट करके अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए थे, उसके बाद से लगातार श्रद्धालुओं का तांता अयोध्या में लगा हुआ है और अभी भी छप्पर फाड़ दान दक्षिणा राम मंदिर में जा रहा है। और अगर पिछला कुछ रिकॉर्ड देखा जाए तो आंकड़े आपके सामने हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि अप्रैल से अक्टूबर 2024 तक लगभग 55,12,000 करोड़ का चढ़ावा अभी तक मिला है। यहाँ पे एक वर्ष में राम जन्मभूमि मंदिर में 700 करोड़ का चढ़ावा टोटल आया है। ये आंकड़ा बताता है कि श्रद्धालुओं की संख्या कितनी तादाद में गई, उनके तरफ से राम मंदिर में कितना भारी तादाद में दान दक्षिणा किया गया। अब तक 500 करोड़ से अधिक का दान मिल चुका है। ये पूरा आंकड़ा है जब राम मंदिर बनने के कगार पे था, जो चंदा मिल रहा था, और अब तक की जितनी कमाई हुई है ये पूरा आंकड़ा है कि अब तक 5,000 करोड़ से अधिक का दान राम मंदिर को मिल चुका है। 8 करोड़ राम भक्तों ने दी है समर्पण निधि। अब तक 3200 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं। करीब 18 करोड़ राम भक्तों ने अलग अलग बैंकों से 3200 करोड़ रुपए समर्पण निधि में दिए हैं। कथावाचक मोरारजी बापू लगभग 11 करोड़ से ज़्यादा रुपए दान दिए हैं। डायमंड कंपनी श्री राम कृष्णा एक्सपोर्ट्स के मालिक गोविंद भाई ढोलकिया 11 करोड़ रुपए दान दिए थे उन्होंने। अब विदेशों से अब तक भारी तादाद में चंदा मिल चुका है। विदेशों से अब तक राम मंदिर को लगभग 11 करोड़ रुपए का दान मिल चुका है। ये राम मंदिर का अब तक का आंकड़ा था कि कितना राम मंदिर ट्रस्ट को कमाई हुई है। यानी कह सकते हैं कि आस्था के नाम पर पिछले 1 साल से उत्तर प्रदेश सरकार का खजाना भर रहा है और कहीं ना कहीं आस्था के सैलाब में पूरे देश के लोग जुटे हुए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार का खजाना भरने में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। राम मंदिर हो या महाकुंभ, यानी कह सकते हैं कि पहले राम मंदिर अब महाकुंभ, इन दोनों बड़े आयोजन से उत्तर प्रदेश सरकार की बम हो रही है और सरकार के खजाने भर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के GDP में एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में बजट सत्र चल रहा है और महाकुंभ की अव्यवस्थाओं को लेकर के भी विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो प्रतिक्रिया सामने आई थी बजट को लेकर के, महाकुंभ को लेकर के कि इतनी कमाई हो रही है, उस पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था हमारी 5वें नंबर की देश दुनिया में है और 30वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी, वहीं यूपी सरकार का जो सपना है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, क्या $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना ये कुंभ से पूरा करना चाहते हैं? धार्मिक कार्यक्रम या इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं वो मुनाफे के लिए नहीं होते हैं, जनता की सेवा के लिए होते हैं। जनता वहाँ पुण्य कमाने आती है, वहाँ एक श्रद्धा के साथ लोग आते हैं। जो श्रद्धालु आते हैं उसको सेवा करने का काम सरकार का है और सरकार उसमें नाकाम रही है। जो लोग ये कहते थे कि 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, 100 करोड़ अगर दर्शनार्थी या श्रद्धार्थी आएंगे भी, श्रद्धा रखते हैं जो वो आएंगे, उसके बाद भी उनको इंतज़ाम मिलेगा। लेकिन जिस तरह की वहाँ पर व्यवस्था देखने को मिली है, शायद इतना मिसमैनेजमेंट किसी कार्यक्रम में नहीं हुआ होगा जितना इस सरकार में हुआ है। अब तो NGT की रिपोर्ट आ गई है, पानी की गुणवत्ता क्या है। सरकार ने अगर 2 साल पहले, 3 साल पहले या जब सरकार बनी थी तब काम किया होता
तो शायद ऐसी रिपोर्ट ना आती, इतने गंदे पानी में लोगों को स्नान करने का मौका ना मिलता। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी जो ये हादसा सरकार की वजह से हुआ है। सरकार ने कोई तैयारी नहीं की। अगर सरकार ने तैयारी की होती तो न ट्रैफिक जाम होते, न इन्हें स्टेशनें बंद करना पड़ता, न स्टेशनों पे इतने लोगों की जान जाती। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सांसद अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है कि महाकुंभ के नाम पर वो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को धार देना चाहते हैं और इस तरह का आयोजन जीडीपी ग्रोथ के लिए नहीं होता है, ये आस्था का विषय बनता है। लेकिन साथ ही इन्होंने एनजीटी की बात की तो उस पर भी हम आगे आपको बात करेंगे कि आखिरकार क्यों मौजूदा समय में त्रिवेणी संगम की पानी स्नान योग्य नहीं है, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन मौजूदा समय में बात करते हैं कि अभी तक कितने श्रद्धालुओं ने डुबकी लगा ली है। बता दें कि सरकार की तरफ से जो आंकड़ा शुरू में बताया गया था कि 40 से 45 करोड़ भक्त आस्था की डुबकी महाकुंभ में लगाएंगे, लेकिन अभी तक ये आंकड़ा पार होते हुए दिख रहा है और महाकुंभ नगरी में लगभग अभी तक 55 करोड़ से ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं और अभी भी श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। भारी तादाद में लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं, त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। श्रद्धालुओं के मन में अभी भी कोई संकोच नहीं है, ट्रैफिक को देख कर के कोई भी भावना उत्पन्न नहीं हो रही है। वो आस्था में डूब रहे हैं, सनातन धर्म का नाम लेते हुए, जयकारे लगाते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं और प्रयागराज जा कर के महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। साथ ही श्रद्धालुओं का जोश भी हाई हो रहा है। और अगर आज बात करें कि अब तक कितने श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई तो आज सुबह 8 बजे तक का जो आंकड़ा सामने आया था उसमें 30 लाख से ज़्यादा लोगों ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा ली है। यानी कह सकते हैं कि अभी लगभग एक हफ्ता महाकुंभ का आयोजन और होना है। 26 फरवरी आखिरी दिन है। अभी तक के जो आंकड़े बता रहे हैं लगभग 60 करोड़ से ज़्यादा ये आंकड़ा जाएगा। यानी देश की आबादी 140 करोड़ है, हिंदुओं की आबादी लगभग 110 करोड़ है और उस लिहाजा से देखा जाए तो ये आंकड़ा 60 करोड़ के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के जितने भी सनातन प्रेमी हैं, जितने भी हिंदू हैं, आधा हिंदू प्रयागराज पहुंच करके आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। वहीं बात करें महाकुंभ को लेकर के जो चल रही कंट्रोवर्सी थमने का नाम नहीं ले रही है। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रही है। महाकुंभ में भगदड़ का मामला हो या अव्यवस्थाओं को लेकर के हो या ट्रैफिक जाम को लेकर के हो, विपक्ष लगातार सरकार को निशाने पर ही खड़े की है। हालांकि बाद में व्यवस्था को दुरुस्त किया गया, लेकिन कुछ खामियां अभी भी जरूर है जिसको लेकर के विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। और साथ ही महाकुंभ में जो भगदड़ मची थी उसमें सरकार की तरफ से जो आंकड़े पेश किए गए थे, 30 लोगों की मृत्यु हुई थी और लगभग 30 से 40 लोग घायल बताए गए थे। सरकार की तरफ से मुआवजे के रूप में 25-25 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया गया था। लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार विधानसभा हो या लोकसभा हो, इन आंकड़ों को लेकर के सरकार को घेर रही है और आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए सीएम योगी से सही आंकड़े पेश करने की बात कर रही है। साथ ही महाकुंभ को लेकर के एक और कंट्रोवर्सी छिड़ गई है। ममता बनर्जी ने महाकुंभ को लेकर एक लेटेस्ट बयान दिया है और महाकुंभ को मृत कुंभ करार दिया है, जिसके बाद से तमाम लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है और अब इस पर संग्राम भी छिड़ गया है। बीजेपी के और साधु संत की तरफ से काफ़ी रोष व्यक्त किया जा रहा है और विपक्ष के नेता इसे कहीं न कहीं सपोर्ट भी करते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए किस तरह से ममता बनर्जी के बयान को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष ने क्या कुछ कहा। ममता बनर्जी जी ने देखिए, ममता बनर्जी जी ने जो कहा है वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ने, ठीक ही कहा है। उनके लोगों की भी जान गई है और एक बहुत बड़े अंग्रेजी प्रतिष्ठित अखबार ने भी ये बात कही थी कि बंगाल के लोग जिनकी जान गई है उनका नाम सूची में नहीं है। तो बड़े संख्या में लोगों की जान गई है जो बंगाल या और प्रदेशों से आए थे। एफआईआर भी नहीं दर्ज हो रही है। ये महाकुंभ किस लिए कराया गया था? ये श्रद्धालु लोग थे जो सदियों से आते रहे हैं। वहां पर पौराणिक समय से ये कुंभ चल रहा है। इंतजाम करने की जिम्मेदारी किसकी थी? जब मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि 100 करोड़ लोगों का हमें इंतजाम है तो लोगों को भरोसा बढ़ गया। जब उन्होंने सेलिब्रिटीज को और बिग पर्सनालिटीज को लिफाफा दिया और उन्हें निमंत्रण दिया तो लोगों का और भरोसा बढ़ा कि वहां पर इंतजाम बहुत अच्छे होंगे। लेकिन इंतजाम अच्छे नहीं थे। लोगों के साथ खिलवाड़ हुई, उनकी भावना के साथ खिलवाड़ हुई, उनके इमोशन का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। जो ममता बनर्जी जी ने कहा वो ठीक कहा है कि लोगों की जान गई है और जान इतनी गई है कि सरकार नहीं बता पा रही है।
अभी तक की सबसे ज्यादा लोग खोए इसी कुंभ में है, जान गई इसी कुंभ में, लोग बीमार हुए इसी कुंभ में, लोगों को सड़कों पर रातों रात सोना पड़ा इसी कुंभ में। इसका सवाल का जवाब क्या है भारतीय जनता पार्टी के आप पास? लोग की बातें उठा रही हैं, इसी वजह से क्या FIR का दौर जारी है? अरे इनसे कहो और FIR लिखाएं। हम सब लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये रेलवे का एक गलती है, रेलवे के मिसमैनेजमेंट से, लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है। मुझे काफी अफसोस है। फेलियर है सर रेलवे का। फेलियर है ना, फेलियर है तब ना सर जिम्मेवारी रेल मंत्री को लेनी चाहिए। लेना ही चाहिए ना रेल मंत्री को। सर क्या मांग करेंगे कुंभ में सर, जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है? अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। जो है वो मृत्यु का कुंभ बन गया है, उनके बयान को आप कैसे देखते हैं? मुझे बहुत ही दुख होता है इस तरीके की बातें सुन करके, वो भी तब जब बड़े राजनीतिक जो पार्टी से संबंध रखते हैं एवं स्वयं में स्थापित राजनेता के रूप में हैं वो। तो मुझे इस तरीके की बड़ी कहने में भी बड़ा खराब लगता है कि भाई आप राजनीति करिए, परंतु धर्म विरोधी राजनीति करने से किसी का भी जो है फायदा नहीं होगा। और कब तक ममता जी हों चाहे जितने भी विपक्षी हों, ये कब तक जो है हमारे सनातन धर्म और परंपरा का मखौल उड़ाते रहेंगे। मैं दूसरी बात कहना चाहती हूँ, वेस्ट बंगाल से इतनी भारी संख्या में लोग आए हैं महाकुंभ में कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। दूसरी बात, उनके मुंह से इस तरीके की बात शोभा नहीं देती है। जब तक कि मैं कहूंगी कि भाई इतने सारे वहां पे प्रकरण हुए हैं वेस्ट बंगाल में, एक डॉक्टर को किस बेरहमी से मार दिया गया, उस केस का आज तक जो है वहां पर कोई न्याय नहीं हो रहा है। तो मैं समझती हूँ कि ममता जी को इस तरीके की धर्म विरोधी बातों से बचना चाहिए। इतने बड़े राजनीतिया होने के बावजूद अगर वो धर्म का, सनातन का और संस्कृति का मजाक उड़ाती हैं, इतने करोड़ों लोगों की आस्था को मुझे लगता है कि उन्होंने आहत किया है। इस तरीके की बात उनसे अपेक्षित नहीं थी। महाकुंभ को लेकर के विपक्ष सत्तापक्ष की तरफ से तमाम तरह की बातें सामने आ रही है, बयानबाजी हो रही है, लेकिन एक सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आखिरकार हिंदू धर्म के लोगों पर ही इस तरह की आवाज़ें क्यों उठती हैं, हिंदू त्योहारों पर ही इस तरह की आवाज़ें क्यों उठती हैं, और जब सनातन का कोई पर्व होता है तो इस तरह की बयानबाजी क्यों सामने आती है? क्या ये जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ करार दे रहे हैं, महाकुंभ जैसे आयोजन को जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, उसे फालतू करार दे रहे हैं, क्या यही लोग अन्य धर्मों के लिए इस तरह की भाषा का उपयोग करेंगे? क्या अन्य धर्म के जो त्यौहार आते हैं उसके लिए इस तरह के भाषा का प्रयोग करेंगे? इनके अंदर इतनी हिम्मत है? ये लोग सनातन धर्म को लेकर के जो बयान दे रहे हैं, अन्य धर्मों के लिए ये लोग इसी तरह के खुल के सामने आएंगे? फिलहाल जो भगदड़ हुई है कहीं ना कहीं नाकामयाबी रही है सरकार की, और इस पर सवाल पूछना भी विपक्ष का काम है। विपक्ष को जनता इसीलिए चुनती है। लेकिन महाकुंभ को लेकर के जो इस तरह के बयानबाजी सामने आ रहे हैं, इसे मृत्यु कुंभ करार दिया जा रहा है, इसे फालतू करार दिया जा रहा है, और बोला जा रहा है कि महाकुंभ में डुबकी लगाने से बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। आखिर इस तरह के जो बयानबाजी हैं महाकुंभ को लेकर के क्यों आ रहे हैं? विपक्ष की तरफ से ये जो बयानबाजी सामने आ रहे हैं, सत्ता पक्ष की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया भी सामने आई है, और सत्ता पक्ष की तरफ से जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है उसकी तरफ से कहा गया है कि महाकुंभ पर गिद्धों की नज़र है, और कहीं ना कहीं ये लोग नहीं चाहते हैं कि सुव्यवस्थित तरीके से महाकुंभ का सफल आयोजन हो। लेकिन एनजीटी की रिपोर्ट इस बीच सामने आ गई है, जिसके बाद से सरकार पर फिर से विपक्ष हमलावर है। और जैसा कि आपने अखिलेश यादव को सुना था, त्रिवेणी संगम स्वच्छ नहीं है, नहाने योग्य पानी नहीं है, और जो एनजीटी की रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है, और इस पर बात करते हैं। और एनजीटी की रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं, आखिर त्रिवेणी संगम की पानी स्नान योग्य नहीं है, इसमें क्या कारण है, किसकी कमी हुई है, उस पर बात करेंगे। ग्राफिक्स में आप देख सकते हैं कि महाकुंभ की तैयारियों के बीच जो एनजीटी की रिपोर्ट आई है उसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है कि त्रिवेणी संगम में फेकल कोलीफॉर्म की मात्रा ज़्यादा पाई गई है। ये ऐसी मात्रा होती है किसी पानी में, वो आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होती है। जब इसकी संख्या बढ़ जाती है, मानक के ऊपर होता है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी बीमारी जरूर होती है अगर आप पानी के संपर्क में आते हैं तो। और यमुना में भी
यमुना को लेकर के दिल्ली में जो कंट्रोवर्सी चल रही है, यमुना में भी फोकल कोलिफॉर्म की मात्रा ज़्यादा पाई गई है। और जब एनजीटी की रिपोर्ट सामने आई है उसमें भी ये बड़ा खुलासा हुआ है कि त्रिवेणी संगम में जहाँ करोड़ों की संख्या में लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, उसमें भी फीकल कोलिफॉर्म की संख्या ज़्यादा पाई गई है। वहीं सीपीसीबी ने एनजीटी बेंच को महाकुंभ मेले के दौरान प्रयागराज में खराब नदी जल गुणवत्ता के बारे में सूचित किया था। रिपोर्ट के कुछ अनुपालन और उल्लंघन की ओर इशारा किया गया है। साथ ही नदी का पानी स्नान के लिए प्राथमिक जल गुणवत्ता के अनुरूप नहीं है, ये सीबीसीबी और एनजीटी की तरफ से बताया गया है। यानी सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा था कि प्रयागराज में जो संगम तट है, जो नदियां बहती हैं, गंगा यमुना सरस्वती बहती हैं, वो बिल्कुल साफ़ हैं। एनजीटी की रिपोर्ट में सरकार के दावे की पोल खुल गई है और विपक्ष अब सरकार को घेर रही है। विपक्ष अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है कि अगर सरकार को महाकुंभ की तैयारियां करनी थी तो पहले से संगम घाट को लेकर के जो व्यवस्था की गई थी, 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पानी मिले, जो लोग डुबकी लगा रहे हैं उनके हेल्थ की चिंता करते हुए सरकार को कहीं ना कहीं इसके बारे में चिंता करना चाहिए था। और समय रहते गुणवत्ता पर अगर सरकार ध्यान दी होती तो एनजीटी की जो ये रिपोर्ट आई है इसमें इतना बड़ा खुलासा नहीं होता और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होता है। लेकिन अब फिलहाल एनजीटी की रिपोर्ट सामने आ गई है, इसको लेकर के विपक्ष लगातार सरकार को घेर रही है और महाकुंभ को लेकर के सियासत अभी जारी है। 26 फरवरी तक महाकुंभ चलेगा और धनवर्षा भी फिलहाल अभी हो रही है। ऐसे ही तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।